हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में बिहार स्टेट 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उन्हें स्टार्ट किया जा रहा है। ये टेस्ट सीरीज़ फर्स्ट है एंड क्लास स्टार्ट हो उससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है? धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार पूछा जा रहा है, कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए हैं, जादू, पूर्वज पूजा, आत्मावाद, सामाजिक नियंत्रण। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक नियंत्रण होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर धर्म की बात की जाती है तो धर्म तक सोशल कंट्रोल में प्रश्न इस तरीके से भी बनता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा सामाजिक स्त्रीकरण का रूप नहीं है? देखिए, सामाजिक स्त्रीकरण इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है। अब सामाजिक स्त्रीकरण का रूप नहीं है, इस बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। धर्म, श्रेणी, जाति, लिंग ऑप्शंस हैं। धर्म, श्रेणी, जाति, लिंग ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? सामाजिक स्त्रीकरण का रूप नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए बात आती है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की, सामाजिक स्त्रीकरण की। तो सोरोकिन का क्या कहना था कि ऐसा कोई भी समाज नहीं है जिसमें सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ना पाया जाता हो। ठीक है, ऐसा कोई भी समाज देखने को नहीं मिलता है जिसमें सामाजिक स्त्रीकरण ना पाया जाता हो, ये भी याद रखिएगा, सोरोकिन का ही कहना है। और सामाजिक स्त्रीकरण के बारे में बात की जाए तो पार्सन का कहना था क्या था कि जो सामाजिक स्त्रीकरण है वह किसी भी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों का जो उच्च और निम्न क्रम में जो विभाजन होता है, किसी भी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों का उच्च और निम्न क्रम में जो विभाजन होता है वो ही सामाजिक स्त्रीकरण है, वो ही क्या है? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है। और जो सामाजिक स्त्रीकरण होता है वो क्या होता है? एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, यानी कि हर समाज में आपको देखने को मिलेगा ये।
ठीक है। और योग्यता और कार्य कुशलता के अनुसार इसमें क्या किया जाता है, लोगों का या समूहों का विभाजन किया जाता है। आधार की बात कर ली जाए, जैसे कि योग्यता हो गई, ठीक है, अर्जित उपलब्धियां हो गई, व्यक्तिगत जो विशेषताएं होती हैं, सत्ता, शक्ति, ये सब भी होती है। और अगर हम बात करते हैं मार्क्स की, ठीक है, कार्ल मार्क्स की बात करते हैं तो इन्होंने अर्थ को, है ना, इन्होंने अर्थ को यानी इकोनॉमिक को या आर्थिक को सामाजिक स्थिरीकरण का आधार माना था। याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स ने सामाजिक स्थिरीकरण का आधार क्या माना था, आर्थिक को माना था, या अर्थ को माना था, इकोनॉमी को माना था। इसके अलावा वेबर आते हैं। वेबर ने क्या माना था, वेबर ने क्या कहा था कि जो सामाजिक स्थिरीकरण का आधार है वो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक है, ठीक है, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक को सामाजिक स्थिरीकरण का आधार माना था। सोरोकिन ने आर्थिक, राजनीतिक और व्यावसायिक आधार माना था सामाजिक स्थिरीकरण का, ठीक है। तो ये अंतर है, याद रखिएगा। इन्होंने व्यावसायिक की बात कर ली है सोरोकिन ने, और वेबर ने व्यावसायिक की जगह सामाजिक की बात की है। और मार्क्स का तो अलग ही है, अर्थ के आधार पर ही सबकी बात करते हैं, तो इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सामाजिक स्थिरीकरण का रूप नहीं है तो धर्म हो जाएगा, धर्म हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, इनमें से सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि परिवर्तन संघर्ष और क्रांति के द्वारा होता है। अब सोशल चेंज है, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। आप जब प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको 2 फोल्डर मिलेंगे सोशल चेंज से रिलेटेड। एक फोल्डर मिलेगा सोशल चेंज से रिलेटेड थियरीज का, जिसमें कि आप जब उस फोल्डर को ओपन करेंगे तो आपको क्लासेस मिलेगी टॉयनबी की, स्पैंगलर की, सोरोकिन की और पैरेटो की। इनकी जो सामाजिक परिवर्तन का जो सिद्धांत रहा है, सबकी अलग अलग क्लासेस ली गई हैं। और फिर एक आपको फोल्डर मिल जाएगा सोशल चेंज से रिलेटेड एमसीक्यूज का। तो जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं या जिन्होंने नई क्लासेस देखी हैं अभी, तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और प्रश्न इनसे पूछा जाता है। अभी बिहार पीजीटी का जो भी एग्ज़ाम हुआ था, जितने लोगों ने दिया था और जैसा जैसा कहा गया था कि ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा, और जो भी क्लासेस कराई गई थी उनमें से ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन का इनमें से कौन सा सिद्धांत यह समर्थन करता है या यह बताता है कि परिवर्तन संघर्ष और क्रांति के द्वारा होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, चक्रीय सिद्धांत, द्वंदात्मक सिद्धांत, प्रकारवादी सिद्धांत या फिर रेखीय सिद्धांत। क्या हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्वंदात्मक सिद्धांत। द्वंदात्मक सिद्धांत हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक उद्विकास के 4 चरणों यथा सरल युग्म, द्विगुण युग्म तथा त्रिगुण यौगिक समाज की व्याख्या की है। ऑप्शंस दे रखे हैं, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्ट कॉम्ट, मॉर्गन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। एंड यूपी पीजीटी की जो क्लासेस हैं वो 10 जनवरी के बाद से स्टार्ट हो जाएंगी, और मे बी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी स्टार्ट हो जाए 10 के बाद से, ठीक है। तो एक दिन में 3 क्लासेस होंगी सोशियोलॉजी की। एक तो जो बिहार की ये वाली स्टेट वाली चल रही है वो तो होगी ही होगी यूपी पीजीटी की, और फिर उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की जो क्लासेस होंगी सोशियोलॉजी की वो भी स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और हर्बर्ट स्पेंसर, अब ये उद्विकासवादी हैं, ठीक है, उद्विकासवादी समाजशास्त्री हैं, और इन्हें सामाजिक डार्विनवादी भी माना जाता है या कहा जाता है। सामाजिक डार्विनवादी प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है, सामाजिक डार्विनवादी कौन कहलाते हैं, तो हर्बर्ट स्पेंसर है। और इनकी अगर हम बुक्स की बात कर लेते हैं तो प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी, और देखिए सोशियोलॉजी की जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट कराई गई हैं, आपको प्लेलिस्ट पे फोल्डर मिल जाएगा। तो अभी आपके पास काफ़ी समय है, आप थोड़ी थोड़ी करके डेली बुक्स को याद कर सकते हैं। तो अगर हम स्पेंसर की बुक्स के बारे में बात करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी एक बुक आ जाएगी इनकी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी आ जाएगी,
प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स भी बुक है, और इसके अलावा सोशल स्टैटिक्स है बुक एक, फर्स्ट प्रिंसिपल्स है। तो ये सारी बुक्स इनकी हर्बर्ट स्पेंसर की हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इनका ये भी कहना था कि समाज का सरलता से जटिलता की ओर विकास होता है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न है, सोरोकिन ने गतिशीलता के 2 प्रकारों की व्याख्या की है। एक है क्षैतिज और दूसरी बताना है इनमें से कौन सी है। ऑप्शंस दे रखे हैं, स्थानिक, लंबवत, क्षेत्रीय, व्यावसायिक। चलिए बताइए सही क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है, प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। और सोशल मोबिलिटी की बात आती है तो सामाजिक गतिशीलता का जो सर्वप्रथम अध्ययन किया है वो सोरोकिन ने ही किया है अपनी पुस्तक सोशल मोबिलिटी, जो कि आती है 1927 में। इसमें इन्होंने सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से सामाजिक गतिशीलता की बात की थी। और इनका ये भी कहना था कि कोई व्यक्ति है या वस्तु या फिर मूल्य या मानव निर्मित कोई वस्तु या मानव द्वारा रूपांतरित किसी वस्तु में जब एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जो परिवर्तन देखने को मिलता है, जो बदलाव देखने को मिलता है, उसको ही ये सोरोकिन क्या कहते हैं, सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, किसी व्यक्ति में कोई मूल्य है या कोई मानव निर्मित वस्तु या मानव रूपांतरित किसी वस्तु में जब एक स्थिति से दूसरी स्थिति में किसी भी तरीके का बदलाव देखने को मिलता है, तो ये जो बदलाव होता है उसको ही सामाजिक गतिशीलता कहा है सोरोकिन ने। और सोरोकिन ने यहाँ पर 2 तरह की सामाजिक गतिशीलता की भी बात की है, या कह ले यूँ कि सामाजिक गतिशीलता के 2 प्रकार सोरोकिन ने बताए हैं। एक बताया है क्षैतिज या समस्तरीय गतिशीलता, दोनों ही याद रखिएगा। क्षैतिज पूछ लेते हैं, हो सकता है क्षैतिज की जगह समस्तरीय पूछ लिया जाए, ठीक है। तो क्षैतिज या समस्तरीय गतिशीलता, जो कि यहाँ पर प्रश्न में दिया ही है, दूसरा बताना है। दूसरा है उद्रक या रैखिक गतिशीलता, दूसरा क्या है यहाँ पर लंबवत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा गतिशीलता की क्या बात की है इन्होंने प्रकार की, उद्रक या रैखिक गतिशीलता। अब बात आती है क्षैतिज या समस्तरीय गतिशीलता की, तो ये है क्या। क्षैतिज या समस्तरीय गतिशीलता में क्या होता है, इसमें पद में व्यक्ति के जो पद होता है, व्यक्ति का जो पोजीशन है या स्टेटस है, उसमें किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन सिर्फ उसके स्थान में होता है। आप यूँ समझ लीजिए, कोई श्रमिक है, किसी एक फैक्ट्री में कार्य कर रहा है, ठीक है, गांव की फैक्ट्री में कार्य कर रहा है और फिर जाकर वो शहर की फैक्ट्री में कार्य कर रहा है, तो उसके पद में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, इस गतिशीलता में स्थान का परिवर्तन होता है, ठीक है। और जो दूसरा प्रकार है उद्रक या रैखिक गतिशीलता का, अब इस तरीके का जो बदलाव होता है, गतिशीलता देखने को मिलती है, तो उससे जो सामाजिक संरचना है वो प्रभावित होती है। और इस तरीके की गतिशीलता में व्यक्ति के पद में परिवर्तन होता है और स्थान में परिवर्तन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और सोरोकिन उद्रक या रैखिक गतिशीलता के भी 2 प्रकार बताते हैं। एक बताते हैं ये ऊर्ध्वगामी, जो कि ऊपर की ओर होता है, ऊपर की ओर व्यक्ति गमन करता है। जैसे कि मान लीजिए एक चपरासी है, वो पढ़ाई करके आगे जाकर टीचर बन रहा है, तो ये जो उसका जो परिवर्तन है ये ऊपर की ओर है, प्रगति कर रहा है, ठीक है। और जो दूसरा होता है वो अधोगामी गतिशीलता होता है, इसमें परिवर्तन नीचे की ओर देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा, इसकी जगह उद्रक या रैखिक गतिशीलता भी आपको देखने को मिलेगा, तो ये नाम याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, समाज और जैविक सावयव के मध्य समानता का विचार किसने प्रस्तुत किया। समाज और जैविक सावयव के मध्य समानता का विचार किसने प्रस्तुत किया है। ऑप्शंस दिए हैं, अगस्त कॉम्ट, स्पेंसर, वेबर, मार्क्स। अगस्त कॉम्ट, स्पेंसर, वेबर, मार्क्स ऑप्शंस दे रखे हैं। समाज और जैविक सावयव के बीच समानता का विचार किसने दिया है, राइट क्या होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर राइट हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। सामाजिक संरचना शब्द का सबसे पहले प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने ही किया था और स्पेंसर ने सामाजिक संरचना की तुलना मानवीय शरीर से की थी। इनका कुछ इस तरीके से कहना था
कि जिस तरीके से मानव के जो शरीर है, मानव का जो शरीर का जो अंग है, जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, आँख है, नाक है, कान है, पैर, हाथ है, ये सभी अपना अपना कार्य करते हुए एक एक पूरे सिस्टम का निर्माण करते हैं, सिस्टम को चलाते हैं, शरीर को चलाते हैं। ठीक उसी तरीके से समाज के अंग भी होते हैं। समाज के जो अंग हैं, जैसे कि संस्था की बात कर लेते हैं, है ना, समितियों की बात कर लेते हैं, ये भी अपने अपने कार्य करते हुए, प्रकार करते हुए जो संरचना है, व्यवस्था है, उसको बनाए रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया है? सोशल मोबिलिटी की स्टडी की बात हो रही है, यहाँ पर किसने किया है? ऑप्शंस दे रखे हैं, बोगार्डस, सोरोकिन, मैक्स वेबर, जॉर्ज सेमल। राइट क्या होगा यहाँ पर? बोगार्डस, सोरोकिन, मैक्स वेबर, जॉर्ज सेमल ऑप्शंस हैं। सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किसने किया है? अभी अगर स्टार्टिंग की जो पहले की जो क्लासेस हैं, अगर नहीं देखी, आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, अगर ध्यान से क्लास को सुन रहे हैं, आपको भी अभी बताया भी गया था, सोशल मोबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो उसमें बताया गया था सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन इनमें से किसने किया है। सही क्या हो जाएगा? 7th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोरोकिन। और दो तरह के सामाजिक गतिशीलता की प्रकार की बात भी करते हैं, उद्रक और क्षैतिज। याद आ रहा है ना, क्षैतिज या समस्तरी गतिशीलता, उद्रक या रैखिक गतिशीलता। और इसके अलावा रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने भी 3 तरह की सामाजिक गतिशीलता की बात की हुई है। उद्रक और क्षैतिज तो दोनों में कॉमन है। एक जो थर्ड प्रकार ये बताते हैं, तीसरा प्रकार सामाजिक गतिशीलता का, वो विभेदक बताते हैं। ठीक है, तो उद्रक और क्षैतिज गतिशीलता की बात सोरोकिन ने भी की है, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने भी की है, बट उन्होंने तीसरे भी प्रकार की बात की है रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने, और वो है विभेदक सामाजिक गतिशीलता। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विचारक का संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकासीय सिद्धांत से है? सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकासीय सिद्धांत से कौन इनमें से संबंधित है? ऑप्शंस दे रखे हैं, मॉर्गन, स्टीवर्ट, वाइट, बियरस्टेट। बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकासीय सिद्धांत से कौन संबंधित है यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा स्टीवर्ट। स्टीवर्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं उन्हें कहते हैं? वैश्वीकरण, शहरीकरण, विकास, आर्थिक समृद्धि। क्या सही होगा यहाँ पर? डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा इस सिद्धांत को तार्किक रूप से विकसित करने और इसे सही परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शंस दे रखे हैं, टॉलकेट पार्सन्स, मैकेवर, पेरेटो, स्पेंसर। बताइए सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा इस सिद्धांत को तार्किक रूप से विकसित करने और साथ ही सही परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने का इनमें से श्रेय किसे दिया जाता है? टॉलकेट पार्सन्स, मैकेवर, पेरेटो, स्पेंसर ऑप्शंस हैं। राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा? 10th का राइट क्या होगा? टॉलकेट पार्सन्स होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। पार्सन्स की बात आती है तो समाजशास्त्र में इनके 3 महत्वपूर्ण योगदान हैं। एक तो सोशल सिस्टम पर है ही, इसके अलावा फंक्शनलिज्म पर भी है और सोशल एक्शन पर भी है। ठीक है, तो सामाजिक व्यवस्था, प्रकारवाद और सामाजिक क्रिया, इन 3 जो समाजशास्त्र में जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इन तीनों पर पार्सन्स का रहा है। और बात आती है सामाजिक व्यवस्था की, तो सामाजिक व्यवस्था को इन्होंने क्या कहा है? इनका ये कहना है, जब एक या एक से अधिक लोग
इन लोगों के बीच में जब अंतर क्रिया होती है, ठीक है, एक या एक से अधिक लोगों के बीच में जब अंतर क्रिया होती है तो उस अंतर क्रिया को ही इन्होंने सोशल सिस्टम कहा है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है, ध्यान रखिएगा कि ये जो अंतर क्रिया हो रही है एक या एक से अधिक व्यक्तियों के बीच में, ये अंतर क्रिया समाज के जो मूल्य हैं, मानदंड हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हो रही है। और न केवल मूल्यों मानदंडों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक अंतरक्रिया हो रही है, बल्कि ये जो सामाजिक अंतरक्रिया है उसमें निरंतरता पाई जाती है, यानी कि बार बार होने वाली जो अंतरक्रियाएं हैं, ठीक है, उसे ही कहा। यानी कि जब एक या एक से अधिक लोगों के बीच में सामाजिक मूल्यों मानदंडों के अनुरूप अंतरक्रिया होती है और इसके बीच में, ठीक है, इन अंतरक्रियाओं में निरंतरता पाई जाती है, उसे ही इन्होंने सोशल सिस्टम कहा है, सामाजिक व्यवस्था कहा है। और पार्सन्स यहाँ पर 4 प्रकार बताते हैं सामाजिक व्यवस्था सोशल सिस्टम के। पहला इन्होंने जो बताया है आर्थिक व्यवस्था बताया है, ठीक है, याद रखिएगा, आर्थिक व्यवस्था। दूसरा पारिवारिक व्यवस्था, तीसरा राजनीतिक व्यवस्था और चौथा व्यक्तित्व व्यवस्था, ठीक है। तो ये 4 प्रकार याद रखिएगा। और इनकी जो बुक है द सोशल सिस्टम है, बुक का नाम क्या है, द सोशल सिस्टम, 1951 में ये बुक आती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है परिवारवाद किस समाज की उत्कृष्ट एवं मूलभूत विशेषता है। ऑप्शंस है नगरीय, अपनगरीय, अर्धग्रामीण या फिर ग्रामीण। परिवारवाद किस समाज की उत्कृष्ट एवं मूलभूत विशेषता है। देखिए अर्बन सोसाइटी इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है और जो रूरल सोसाइटी है इसे भी कंप्लीट कराया जा चुका है। इन सभी का प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। ट्राइबल सोसाइटी, पिजन सोसाइटी है ना, जनजाति समाज और कृषक समाज, इन सभी पर टॉपिक्स जो थे उन्हें कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। और यहाँ पर जो परिवारवाद की जो विशेषता है वो ग्रामीण समाज में देखने को मिलेगी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वह विकास केवल वर्तमान का ही ध्यान नहीं रखता बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के हितों का भी ध्यान रखता है, ऐसा विकास क्या कहलाता है। संतुलित विकास, लोकतांत्रिक विकास, समाजवादी विकास या फिर धारणीय विकास। ऐसा विकास जो केवल वर्तमान का ही ध्यान नहीं रखता है बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के हितों को भी ध्यान में रखता है, तो ऐसा विकास क्या कहलाता है। संतुलित विकास, लोकतांत्रिक विकास, समाजवादी विकास या फिर धारणीय विकास। सही क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, धारणीय विकास। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न है यह किसका विचार है कि जजमानी व्यवस्था भारतीय गांव को एक स्वयं संपूर्ण समुदाय के रूप में बनाए रखने में सहायता करती है। ऑप्शन है लीच, वाइजर, लेविस, दुबे। बताइए जजमानी व्यवस्था भारतीय गांव को एक स्वयं संपूर्ण समुदाय के रूप में बनाए रखने में सहायता करती है या किसका कहना है। अब जजमानी व्यवस्था, जजमानी सिस्टम, इस पर क्लास ली जा चुकी है। आप लोग सर्च कर लीजिएगा गोल टू सक्सेस नाम से, जजमानी सिस्टम करके आपको क्लास मिल जाएगी। चूंकि एक क्लास हुई थी तो उसका फोल्डर नहीं बनाया गया अलग से। सही क्या होगा यहाँ पर, विलियम वाइजर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, विलियम वाइजर हैं। और विलियम वाइजर ने ही सबसे पहले जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया था यूपी के करीमपुर गांव पर। याद रखिएगा इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ पर इनका अध्ययन रहा है जजमानी व्यवस्था पर, कि कहाँ पर इन्होंने अध्ययन करके ये अवधारणा दी है जजमानी व्यवस्था की। तो यूपी के करीमपुर गांव है, वहाँ पर इन्होंने अध्ययन किया और जजमानी व्यवस्था का कॉन्सेप्ट दिया। इसके अलावा इन्होंने जजमानी व्यवस्था के बारे में क्या कहा था, इन्होंने जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक संस्था बताया था। क्या बताया था, प्रकार्यात्मक संस्था बताया था। और ऑस्कर लेविस जो हैं, ठीक है, इन्होंने क्या कहा था जजमानी व्यवस्था के बारे में, कि जो जजमानी व्यवस्था है वो एक शोषणकारी संस्था है। इसमें उच्च जातियां निम्न जातियों का क्या करती हैं, शोषण करती हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता रहा है इसलिए आप लोगों को बताया जा रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है सांस्कृतिक सापेक्षवाद वस्तुतः किस प्रकार का सिद्धांत समझा गया है। ऑप्शंस दे रखे हैं प्रकार्यवाद, प्रत्यक्षवाद, सांस्कृतिक निर्धारणवाद
या फिर प्रत्ययवाद? बताइए। सांस्कृतिक सापेक्षवाद वस्तुतः किस प्रकार का सिद्धांत समझा गया है? अब सांस्कृतिक सापेक्षता क्या होती है? इसे जब कल्चर से रिलेटेड क्लास हुई थी, ठीक है, संस्कृति से संबंधित जो क्लास कराई गई थी, उसमें जो संस्कृति से संबंधित जितनी भी अवधारणाएं थी उनमें उन्हें कंप्लीट कराया गया था। उसमें से एक ये भी कॉन्सेप्ट था सांस्कृतिक सापेक्षवाद का। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा है किसकी, ठीक है, इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कॉन्सेप्ट है किसका। और यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक निर्धारणवाद हो जाएगा। सांस्कृतिक सापेक्षवाद में होता ये है कि जो सभी संस्कृतियाँ हैं वे अपनी अपनी जगह पर क्या हैं, सही है, बेस्ट है, ठीक है, ये इसका अर्थ निकलता है। और यहाँ पर सांस्कृतिक निर्धारणवाद आ रहा है, तो ये आप बताइएगा कि किस समाजशास्त्री को सांस्कृतिक निर्धारणवादी कहा जाता है। दो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, एक तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा किसकी है और दूसरा सांस्कृतिक निर्धारणवादी कौन है, ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा। अब यहाँ पर बुक्स दे रखी हैं, आप लोग बताइए। प्रिमिटिव कल्चर है, सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी है, पीजन सोसाइटी एंड कल्चर, कल्चर एंड सोसाइटी है। तो यहाँ पर बताइए कौन सा सही होगा, राइट क्या होगा यहाँ पर? ये सारी बुक्स पहले आपको लोगों को कराई जा चुकी हैं। देखिए, प्रिमिटिव कल्चर अभी अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो आपको बताया गया था, टाइलर की बुक है। धर्म को आध्यात्मिक, इन्होंने जो धर्म की बात की थी सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से वर्णन इन्होंने किया था प्रिमिटिव कल्चर अपनी बुक में। और धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, बताया गया था ना अभी स्टार्टिंग में। तो प्रिमिटिव कल्चर किसकी हो जाएगी? टाइलर की हो जाएगी। सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी ये हो जाएगी सोरोकिन की। पीजन सोसाइटी एंड कल्चर ये रॉबर्ट रेडफील्ड की हो जाएगी। और कल्चर एंड सोसाइटी ये मैरिल एंड एल्ड्रिस की हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पीजन सोसाइटी एंड कल्चर में रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज की अवधारणा दी थी। और कृषक समाज आपके बिहार पीजीटी एग्जाम में पूछा गया था कि कृषक समाज की अवधारणा किसकी है, ठीक है। तो यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सांस्कृतिक पूंजी, कल्चरल कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? ऑप्शंस दे रखे हैं रॉल्फ लेंटर्न, रॉल्फ टर्नर, पीटर बोर्दियो, लेवी स्ट्रॉस। रॉल्फ लेंटर्न, रॉल्फ टर्नर, पीटर बोर्दियो, लेवी स्ट्रॉस ऑप्शंस है। सांस्कृतिक पूंजी यानी कि कल्चरल कैपिटल का कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है किसका है। अभी हाल ही में एक क्लास हुई थी, 200 से अधिक महत्वपूर्ण समाजशास्त्र की जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, उस क्लास में 200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण अवधारणाएं बताई गई थी समाजशास्त्र की, और उसमें ये सभी बताया गया था। तो जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी इस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कल्चरल कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका हो जाएगा? पीटर बोर्दियो का। पीटर बोर्दियो ये एक मॉडर्न सोशोलॉजिस्ट है, आधुनिक समाजशास्त्री हैं। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, इन्होंने संपत्ति के या पूंजी के 4 प्रकार बताए थे। पूंजी के या संपत्ति कह ले, उसके 4 प्रकार बताए थे बोर्दियो ने। एक बताया था आर्थिक संपत्ति या पूंजी, दूसरा बताया था सांस्कृतिक संपत्ति या पूंजी, फिर तीसरा सामाजिक संपत्ति या पूंजी, और चौथा प्रतीकात्मक संपत्ति या पूंजी। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता रहा है कि इनमें से किस संपत्ति या पूंजी की बात बोर्दियो ने की है या किसकी नहीं की है, ठीक है। प्रश्न इस तरीके से भी बनता है। और जो पीटर बोर्दियो है, इन्होंने जो संपत्ति के जो 4 प्रकार बताए हैं ये वर्ग विश्लेषण के लिए बताए थे। ये भी याद रखिएगा, आधार भी पूछ लिया जाता है कि किसके लिए इन्होंने किस अध्ययन के लिए इन्होंने संपत्ति के 4 प्रकार बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न विद्वानों में से किसने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवारों का अध्ययन किया? अब यहाँ पर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवार के अध्ययन की बात हो रही है, किसने किया है? एलिन रॉस, एम.एस. गोरे, आई.पी. देसाई, इरावती कार्वे ऑप्शंस दे रखे हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवारों का अध्ययन किसका रहा है?
इरावती कार्वे। इरावती कार्वे ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इरावती का कार्वे आते हैं तो इनकी दो इंपॉर्टेंट बुक्स हो जाती हैं। एक बुक है इनकी किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, एक बुक का नाम क्या है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। फिर इसके अलावा जो सेकंड बुक है वो है हिंदू सोसाइटी। सेकंड बुक कौन सी हो जाएगी, हिंदू सोसाइटी। और जाति के बारे में इनका क्या विचार रहा है, इन्होंने जाति को विस्तारित नातेदारी समूह कहा है। प्रश्न इस तरीके से भी बनता है कि किसने जाति को विस्तारित नातेदारी समूह कहा, या जाति को किसने विस्तारित परिवार कहा, तो इरावती कार्वे ही हैं, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, वह कौन सा पहला व्यक्ति था जिसने ग्रामीण भारत में जजमानी प्रथा का उल्लेख किया। ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑस्कर लेविस, विलियम वाइजर, एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास। बताइए वह कौन सा पहला व्यक्ति था जिसने ग्रामीण भारत में जजमानी प्रथा का उल्लेख किया। सही क्या होगा यहाँ पर, देखिए सबसे पहले किसने अध्ययन किया था जजमानी व्यवस्था पर, विलियम वाइजर ने। द हिंदू जजमानी सिस्टम इनकी बुक है, यूपी के करीमपुर गांव पर अध्ययन किया था, है ना, याद आया। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संस्था का प्रकार नहीं है। संस्था इंस्टीट्यूशन का फंक्शन नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस दे रखे हैं, व्यवहारों पर नियंत्रण, स्थिति और कार्य का निर्धारण, निजी स्वार्थों की पूर्ति, सामाजिक एकरूपता में सहायता। संस्था का प्रकार नहीं है, ये पूछा जा रहा है। सही क्या होगा, देखिए संस्था यानी कि इंस्टीट्यूशन, संस्था किसे कहेंगे। देखिए मानव की कई सारी आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है। अब इन्हीं सभी मानव की जो आवश्यकताएं हैं, नीड्स हैं, इन सभी नीड्स को पूरा करने के लिए, सभी मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई प्रकार के संगठन या समितियों का निर्माण किया जाता है। और ये समितियां, संगठन ठीक तरीके से चलती रहे, कार्य करती रहे, इसके लिए क्या किया जाता है, कुछ कार्य प्रणालियाँ, कुछ नियम बनाए जाते हैं, और इन्हें ही क्या कहा जाता है, संस्था कहा जाता है, ठीक है। और संस्था इस शब्द का सबसे पहले यूज़ किसने किया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में। ये भी याद रखिएगा, प्रश्न इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि किसने सबसे पहले संस्था शब्द का प्रयोग या संस्था की अवधारणा का प्रयोग किया है, तो हर्बर्ट स्पेंसर हैं। और किस बुक में किया है, बुक का नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल। और यहाँ पर हो जाएगा निजी स्वार्थों की पूर्ति, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, गिलिन एंड गिलिन नाम सुना होगा, जिनकी बुक है कल्चरल सोशोलॉजी, सांस्कृतिक समाजशास्त्र इनकी पुस्तक है गिलिन एंड गिलिन की। और इन्होंने क्या कहा है संस्था के बारे में, कि जो संस्था है वो सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई है। संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई माना है गिलिन एंड गिलिन ने। और इनका ये भी कहना है कि जो संस्थाएं होती हैं वे ही संस्कृति की वाहक होती हैं, संस्थाएं ही संस्कृति की वाहक होती हैं, ये भी गिलिन एंड गिलिन ने कहा है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, निजी परिवार की अवधारणा इनमें से किसने दी है। प्राइवेट फैमिली की बात हो रही है। अब जब परिवार को कंप्लीट कराया गया था तो वहाँ पर ये सभी बताया गया था। निजी परिवार की अवधारणा किसकी है, ऑप्शंस दे रखे हैं, एस.टी. किम्बॉल, गोल्डथॉर्प एंड लॉकवुड, यंग एंड विलमोट, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो पहले से क्लासेस कर रहे हैं उनका तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, कई बार बताया गया है। निजी परिवार की अवधारणा, एस.टी. किम्बॉल, गोल्डथॉर्प एंड लॉकवुड, यंग एंड विलमोट, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही क्या हो जाएगा, निजी परिवार, बताइए। गोल्डथॉर्प एंड लॉकवुड, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, गोल्डथॉर्प एंड लॉकवुड हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट। नेक्स्ट है, इनमें से किसने नाभिकीय मूल परिवार को सार्वभौमिक मानवीय समूह कहा। नाभिकीय मूल परिवार को सार्वभौमिक मानवीय समूह इनमें से किसने कहा है।
जीपी मर्डॉक, मॉर्गन, ब्रिफोल्ड, लूसी मेयर ऑप्शंस दे रखे हैं। नाभिकीय मूल परिवार सार्वभौमिक मानवीय समूह है, यह किसका तर्क है? ऑप्शंस दे रखे हैं जीपी मर्डॉक, मॉर्गन, ब्रिफोल्ड, लूसी मेयर। बताइए राइट क्या होगा? राइट क्या होगा यहाँ पर? जीपी मर्डॉक। और इनकी बुक क्या थी? सोशल स्ट्रक्चर थी, सामाजिक संरचना इनकी बुक थी। और जीपी मर्डॉक ने 250 समाजों का अध्ययन किया था और उन सभी समाजों में परिवार नामक संस्था इन्होंने पाई थी, यानी कि परिवार नाम की जो संस्था है इन सभी समाजों में इनको देखने को मिली थी। और जो परिवार थे वो न्यूक्लियर फैमिली थे, नाभिकीय परिवार या फिर जिसे एकाकी परिवार कहा जाता है, जिसमें माता पिता और उनके जो अविवाहित बच्चे होते हैं ना, पति पत्नी और उनके जो अविवाहित बच्चे होते हैं वो इस परिवार में पाए जाते हैं। उसे ही न्यूक्लियर फैमिली या एकाकी परिवार या नाभिकीय परिवार कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मर्डॉक होंगे, ए यहाँ पर राइट होगा। आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने संयुक्त परिवार के विघटन का कारण सदस्यों पर अधिक नियंत्रण लगाना है ये माना? सदस्यों पर अधिक नियंत्रण लगाने को इन्होंने ज्वाइंट फैमिली यानी कि जो संयुक्त परिवार है वो टूट रहे हैं, विघटित हो रहे हैं, उसका एक जो कारण है वो सदस्यों पर अधिक नियंत्रण लगाने को बताया है। ऑप्शंस दे रखे हैं बोटोमोर, के.एम. कपाड़िया, डॉक्टर पाणिकर या फिर ए.एम. शाह। सही क्या होगा? राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट होगा पाणिकर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसका मानना है कि भारत में परिवार का तात्पर्य संयुक्त परिवार से? भारत में अगर हम परिवार की बात करते हैं तो मतलब क्या है? ज्वाइंट फैमिली। ऑप्शंस दे रखे हैं मैक्स मूलर, मजूमदार, इरावती कार्वे, के.एम. पाणिकर। बताइए। भारत में परिवार का मतलब संयुक्त परिवार, किसने कहा है? के.एम. पाणिकर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, एक ही परिस्थिति से अनेक भूमिकाओं का निर्वहन करना कहलाता है। ऑप्शंस हैं बहुल भूमिका, भूमिका सकुल, परिस्थिति सकुल या फिर गतिशील भूमिका। अब देखिए, आप लोगों की इंपॉर्टेंट बात बतानी है, जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं। स्टेटस एंड रोल यानी कि परिस्थिति और भूमिका, इस पर पहले से कई 2 बार क्लासेस ली जा चुकी हैं, 2 फोल्डर आपको मिलेंगे। ठीक है, और परिस्थिति से संबंधित जितनी भी अवधारणाएं हैं और भूमिका से संबंधित जितनी भी अवधारणाएं हैं, इन पर एक क्लास ली गई थी। फोल्डर आपको मिल जाएगा और उन 2 फोल्डर मिलेंगे। दोनों ही फोल्डर्स की जो भी क्लासेस हुई हैं उन सभी को देखना आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो काफ़ी समय पहले की जो क्लासेस हुई थी तो उनमें जिन प्रश्नों को या जिन अवधारणाओं को नहीं कराया गया था, तो अभी हाल ही में जो क्लासेस हुई हैं रोल एंड स्टेटस से रिलेटेड, उनमें उन कॉन्सेप्ट्स को शामिल किया गया है, उन एमसीक्यूज़ को भी कंप्लीट कराया गया है। तो दोनों ही क्लासेस जो फोल्डर में क्लासेस मिलेंगे उन दोनों को ही आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। परिस्थिति और भूमिका की बात आती है तो सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से किसने अध्ययन किया था? रॉल्फ लिंटन ने अपनी बुक द स्टडी ऑफ मैन में। ठीक है, और उन्होंने भी परिस्थिति के 2 प्रकार बताए थे, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति क्या होते हैं? जो कि व्यक्ति को जन्म से ही मिल जाती है। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसे जन्म से ही जो परिस्थिति मिलती है उसे प्रदत्त परिस्थिति कहा जाता है, जैसे कि जेंडर। ठीक है, और इसमें कास्ट सिस्टम भी आ जाएगा प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत। और अर्जित परिस्थिति वो होती है व्यक्ति की जिसे वो व्यक्ति अपनी योग्यता कुशलता से प्राप्त कर रहा है। ठीक है, आगे जाकर वो मेहनत करके IAS ऑफिसर, टीचर बन रहा है, तो ये सभी अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत आएंगी। और यहाँ पर फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? भूमिका सकुल हो जाएगा। एक ही परिस्थिति से अनेक भूमिकाओं का निर्वहन करना भूमिका सकुल यानी रोल सेट कहलाता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसका हो जाएगा? रॉबर्ट किंग मर्टन का हो जाएगा। रॉबर्ट किंग मर्टन की अवधारणा हो जाएगी, यहाँ पर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, योग्यता एवं पुरस्कार पर आधारित सामाजिक स्थिरीकरण के समकलनात्मक प्रकार का कौन सिद्धांत बल देता है?
मार्क्सवादी सिद्धांत, सांस्कृतिक सिद्धांत, प्रकार्यात्मक सिद्धांत या फिर मध्य अभिसीमा सिद्धांत। सही क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा यहाँ पर? प्रकार्यात्मक सिद्धांत। अब यहाँ पर सामाजिक स्थिरीकरण का जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत है वो किसने दे रखा है? किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर ने। और पार्सन्स का भी सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत रहा है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और जो किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर ने जो सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था उसकी आलोचना किसने की थी? ट्यूमिन ने की थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर प्रश्न है, संस्कृतिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आइए देख लेते हैं। संस्कृतिकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास से संबंधित है। संस्कृतिकरण की अवधारणा की रचना मैसूर के रामपुरा नामक गांव के दौरान की गई। संस्कृतिकरण समाज के अर्थात स्थानीय प्रभुजाति के संदर्भ में सामाजिक गतिशीलता का एक आंदोलन है। एंड या फिर उपरोक्त सभी सही बताना है जो कि संस्कृतिकरण से संबंधित है। और संस्कृतिकरण पर क्लास पहले ली जा चुकी है, आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा एम.एन. श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से। और जो एम.एन. श्रीनिवास की दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहे हैं, एक तो संस्कृताइजेशन जिसे संस्कृतिकरण कहा जाता है और दूसरा है डोमिनेंट कास्ट यानी कि प्रभुत्व जाति। इन दोनों पर ही अलग अलग क्लास ली गई थी और दोनों ही कॉन्सेप्ट, दोनों ही अवधारणाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इनसे पूछा जाता है। तो जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं उन सभी क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सभी सही हो जाएंगे, ठीक है, ये सभी सही होंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जनजातियों को आदिवासी के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया? जनजातियों को आदिवासी नाम से सबसे पहले किसने पुकारा या संबोधित किया? ऑप्शंस दे रखे हैं, वेरियर एल्विन, डॉक्टर रिवर्स, ठक्कर बाबा या फिर डॉक्टर घुरिये। अब जब ट्राइबल सोसाइटी जनजाति समाज कंप्लीट कराया गया था तो उसमें बताया गया था, जिसने भी क्लासेस देखी होंगी उन्हें पता होगा। राइट आंसर यहाँ पर ठक्कर बाबा हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर वेरियर एल्विन की अगर बात आती है तो वेरियर जो एल्विन है इन्होंने जो जनजातियों से संबंधित जो समस्याएं थी उन समस्याओं को दूर करने के लिए जो नीतियाँ योजनाएं लाई जा रही थी उसके लिए वेरियर एल्विन ने पृथक्करण नीति का सुझाव दिया था। और नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान का जो कॉन्सेप्ट है उसकी भी बात वेरियर एल्विन ने ही की थी। और जो घुरिये हैं, जी.एस. घुरिये, इन्होंने इनसे संबंधित जो योजना की बात की थी, उनकी जो समस्याओं को दूर करने के लिए जो योजना की बात की थी घुरिये ने, वो आत्मसातकरण की नीति थी, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। अब आता है प्रश्न यहाँ पर ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा। अब ये अवधारणा किसकी है? ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है राधा कमल मुखर्जी, आर रेडफील्ड, गॉल्विन, श्री भगवान दास। बताइए ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा किसकी है? सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं का न्यूनतम कार्यकाल क्या है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष? बताइए पंचायती राज संस्थाओं का न्यूनतम कार्यकाल कितना है? सही क्या होगा? 5 वर्ष, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है एंड लास्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्न में से कौन सा नहीं है? हम की भावना, सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्र, आत्मनिर्भरता। बताइए ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्न में से कौन सा नहीं है? सही क्या होगा? सांस्कृतिक विविधता, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।